हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं अशफाक। तो हम लोग करेंगे सोशल साइंस का मॉडल सेट। तो फटाफट आप लोग तो पहले से इंतजार करें एंड जो लोग बाद में आए जल्दी से वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग पहली बार आ रहे हैं। तो आज आपने अगर इस वीडियो को ओपन किया है तो आपको 80 क्वेश्चन पढ़ना है। पूरा आपको पूरा 80 क्वेश्चन पढ़ना है, तभी यहां से जाना है, बिकॉज ये है मॉडल सेट सोशल साइंस का एंड इसमें बहुत इजी सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सेकेंड मॉडल सेट आएगा वो काफी दमदार रहेगा, माने कि क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा रहेगा मस्त वाला। तो इसमें जितना सारा सवाल है मेरे ख्याल से आप लोग तो यूं ही चुटकी में बजाने वाले हो। तो चलो चुटकी में बजाएंगे, लेकिन 80 में 80 पूरा सही होना है सभी को। गुड इवनिंग सभी को, एवरीबॉडी, सभी लोग आ गए यहाँ पे। तो आपने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे एंड यहाँ पे ये जो टेलीग्राम का आईडी नीचे दिया हुआ जरूर ज्वाइन करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन। ओके, करण, विराट, सन्नी, स्तुति, मल्लिक, गुड इवनिंग सभी को। अन्नौन, अखिलेश, दीपक, चलिए। दिख रहा है आपको सवाल? यूरोप का मरीज किसे कहा था? आज टाइम नहीं लगाना है, मैं कोशिश करूंगा आधा घंटा में इस मॉडल सेट को समाप्त करूं, ठीक है? आधा घंटा में, बिकॉज सोशल साइंस है, क्वेश्चन लगभग आप लोग पढ़े हुए हैं ना, बहुत ही सवाल मिलेगा। तो बताओ कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। बस अपने हाथों को स्पीड करना, ठीक है ना? अपने हाथ को उंगली आज बचा के रखना है, फास्ट करेंगे। चलिए, वेरी गुड। तो किसको बोलते हैं? तुर्की को बोलते हैं यूरोप का मरीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना? मैं देखना चाहता हूं किसका माइंड एकदम फास्ट काम चलता है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। सब एनसीईआरटी के सवाल है, सब सवाल आया हुआ है, सब सवाल रिपीटेड है, इसलिए इस सभी सवाल को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग रिवीजन करना मत छोड़िए, डेली क्लास कीजिए, ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत रखिए एंड सब्जेक्टिव भी मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर ही रहा हूं। तो फटाफट यहाँ पे 200 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन लाइक अभी 100 पार नहीं हुआ, जल्दी से 100 लाइक टारगेट पार करेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। एंड अगला तीसरा सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भाई साहब, काला कानून महात्मा गांधी जी ने बोला था, ये भाई साहब काला कानून है, ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया था। बिना वारंट के तुमको गिरफ्तार कर लेना, ना तो कोई अपील होगा, ना कोई वकील होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा। ये 1919 में, इसी के बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है ना? तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो है पारित किया गया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल बनता है एंड आपने हिंदी में अगर पढ़ा होगा तो हिंदी में महात्मा गांधी के बारे में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं भारत एंड 1915 के बाद महात्मा गांधी का नाम बहुत वायरल होता है जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह करता है। तब उनका नाम ज्यादा वायरल होता है। 1915 तक लोग महात्मा गांधी को उतना नहीं जानते थे, है ना, लेकिन 1917 के बाद बहुत फेमस हो गए। आगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जो रूस जो देश है जिसको रसिया बोलते हैं, रसिया में जो है ना वहां के जो सम्राट रहते थे, वहां के जो राजा थे ना, उस राजा को बोलता था क्या? रूस का सम्राट, उसको जार बोला जाता, जार, है ना? यानी कि रूस का जार, जार का मतलब राजा, सम्राट। वेरी गुड, यहाँ पे सभी का आंसर राइट आते हुए मैं चाहता हूं कि सब यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। टोटल 80 सवाल। लेनिन की मृत्यु कब हुई? यानी कि लेनिन आप जानते हैं 1924 में लेनिन की मृत्यु होती है। 1921 में इन्होंने एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति की स्थापना करता है, ठीक है ना? ठीक है, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। ओके, आंसर डी। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अर्थव्यवस्था आपने पढ़ा होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना? तो पूंजीवादी अलग हो गया, सार्वजनिक एक जो सरकारी होता है, एक प्राइवेट होता है, एक होता है क्या? गवर्नमेंट होता है, एक होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में प्राइवेट एंड सरकारी दोनों मिला होता है, जिसका हक जो है ना दोनों, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत से ऐसी कंपनियां भारत में हैं जो प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर चलाती है, ठीक है ना? तो वो हो गया पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन बहुत सारे, जैसे अमेरिका में ना, अमेरिका में पूंजी मिश्रित नहीं है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, रूस में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, कौन पिछड़ा राज्य है? भाई साहब, ये सवाल नहीं आएगा तो हमारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? पिछड़ा राज्य यानी कि बैकवर्ड स्टेट किसको कहते हैं? तो वो हो गया बिहार, है ना? बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है।
आगे बढ़ते हैं। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सबसे अच्छा मीडियम कौन है एक्सचेंज का? पहले हम लोग दूध बेचते थे, दही लेते थे, सुने कि नहीं? चावल ले लो, दही दे दो, ऐसे होता था। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी गांव में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो विनिमय का सबसे अच्छा अगर माध्यम है वो भाई साहब कौन है? मुद्रा है। हालांकि चेक से हम उतना नहीं यूज करते हैं, वस्तु तो हम नहीं चलता है ना। प्रतिज्ञा पत्र, बाप रे, प्रोमेजरी नोट चलता है। मैं तुमसे वादा करता हूं 200 रुपया देर, ये मेरा वादा वाला नोट है, प्रतिज्ञा पत्र ले लो, आप मुझे 200 रुपया दे दो। ये नहीं चलेगा भाई, जमाना खत्म हो गया। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? किस शहर को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपको पता है मुंबई जो भारत का शहर है, वित्तीय कैपिटल, वित्तीय राजधानी। हालांकि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी में फाइनेंशियल कैपिटल अगर बोला जाए तो वो मुंबई है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी बैंकों का हेड क्वार्टर है, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है मुंबई में, एंड बहुत सारे सिडबी हो गया, सेबी हो गया, एक्सचेंज, बहुत सारे ना वहां पे स्थापना होया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वित्त का बहुत अच्छा साधन है। एंड फिर से आ गया बीमारू राज्य कौन है? ये सवाल कल भी मैंने आपको बताया था, बीमारू राज्य। तो यार 100 प्लस लाइक पार हुआ, अब इसको 200 टारगेट पारा करना है आप लोग को, ठीक है ना? 200 लाइक फटाफट। जिन्होंने लाइक नहीं किया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लाइक करोगे, मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो गया, एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का भीड़ जमा होगा, और जब भीड़ जमा होता है तो पता है ना कितना हार्ड कंपटीशन होता है, मजा आता है। बीमारू राज्य किसको बोलते हैं? तो बीमारू में ये तीनों आ जाएगा, यानी कि उपरोक्त में सभी के सभी क्या है? बीमारू राज्य। वेरी गुड। हाँ, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? चलो, कोयला को हम अगर एक बार इस्तेमाल कर लेंगे वो खत्म हो जाएगा, दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरी गुड कृष्णा, रूपेश, स्तुति, गुड्डी, दीपक, संजना, रजनी, रविंदर, शमशाद, एंड कौन है? डिंपल, मधु, खुशबू, रागनी, रविंदर। वेरी गुड। तो कोयला जो है अनवीकरणीय है, इसको हम एक बार यूज करेंगे तो दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं। चावल कौन सी फसल है भाई साहब? चावल और गेहूं, ये दोनों ना आपके सवाल में हड़कंप मचाए हुए हैं, चावल और गेहूं। तो चावल कौन सी फसल हो गया? खरीफ फसल। गेहूं जो है रबी फसल है। एक आता जायद फसल। जायद फसल मैं आपको बता दूं, चावल और गेहूं जिस समय बुआई होती है ना, उसके बीच में जो फसलें होती है उन फसलों को जायद फसल कहते हैं, यानी कि रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल खरीफ फसल के बीच की जो फसलें हैं ना, वो सब जायद फसल कहलाती है। इसमें जितने सारे सब्जी वाला फसल है ना, सब्जी वाला ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, सब इसी में आता है। अब जितना दाल वाला फसलें हैं, मूंग, अरहर, सब इसी के अंतर्गत आता है जायद फसल में। मटर हो गया, साग हो गया, मक्का हो गया, सब जायद फसल में आता है। रबी और खरीफ के बीच देखते हैं ना, धान में ही मिला देते हैं, धान गेहूं के बीच के दरमियान में जो फसलें होती है वो है जायद फसल। बॉक्साइट का उपयोग कहां पे होते हैं? तो बॉक्साइट जान रहे, एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम। बॉक्साइट क्या अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया, बिल्कुल राइट आंसर। मजा आ रहा सबको? निखिल, शमशा, मधु, प्रियांशु, महतो, एमएस, विवेकानंद, शमशाद, महतो, रागनी, गुड्डू, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा था? भाई ये सब सवाल तो एकदम कंफर्म है, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। इसकी स्थापना में बताता है 1955, इसका बिल्कुल सही आंसर है। कभी कभी किताब में 1954 भी देता है, कभी कभी 1953 भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर 1955 किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी किताब में, ठीक है ना, 1955 दिया हुआ है, और उसी एनसीईआरटी किताब में जब क्वेश्चन में पढ़ता हूं तो 1954 देता है, तो आप जो इस 1955 के जो करीब है ना उसको आंसर टिक आउट करोगे अगर सवाल आएगा तो। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पोर्ट, जहां पे बंदरगाह, जहां पे क्या बोलते हैं, अरे वो जहाज होता है ना, पानी, शिप वाला जहाज जहां पे रुकता है उसको बोलते हैं बंदरगाह। तो मतलब बंदरगाह मत समझो बंदर वाला जगह है ना, बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है ना? वो है मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, ठीक है ना? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ सरकार का उदाहरण कौन है? यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन है जो संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। तो क्या होगा? अमेरिका। और भारत भी संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है, भारत भी। तो फटाफट चलो जल्दी से 200 लाइक जल्दी से कंप्लीट करें, सबसे पहले 200 लाइक कंप्लीट करेंगे तब बढ़ेंगे 300 की तरफ। फटाफट जो मेरे प्यारे स्टूडेंट लाइक नहीं किए अभी तक तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना? तो भारत भी संघ सरकार का उदाहरण आता है, ठीक है ना? अमेरिका भी, क्योंकि चीन और चीन में तो एक ही पार्टी है ना, ब्रिटेन तो जान रहे हैं वहां तो राजतंत्र चलता है, अभी भी रानी महारानी चलता है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया था, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल, एंड बहुत बार ये सवाल क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, और भी बहुत सारा 22 मार्च,
बोलो। 22 मार्च को जल दिवस, बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 1 मई आता है, इस सवाल भी आता है आपके एग्जाम में। लेबर डे है ना, मजदूर दिवस 1 मई को। तो ये सवाल को याद रखेंगे। आगे है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? यानी कि जो नगर निगम है ना, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे मुंबई हो, जो भी हो ना, नगर निगम, अगर नगर निगम है तो नगर निगम के प्रधान को मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर, यानी कि महापौर कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। वेरी गुड। ओके, आगे सवाल आपके सामने हाजिर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी समझ रहे हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अगर उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड। होता है क्या है ना, यानी कि कुछ भी अगर फैसला होता है तो जनता के थ्रू भी यहाँ पे फैसला लिया जाता है। जैसे मान ली कि किसी को, जैसे अभी भारत में क्या आए दिन पेपर जब पढ़ते हो तो कहीं यहाँ पे रेप हो गया तो वहां बलात्कार, सब सुनते रहते हो। लेकिन स्विट्जरलैंड में अगर ऐसा हुआ तो जिसके साथ मामला हुआ वो आदमी चाहे तो उसको खुद पनिशमेंट भी कर सकता है। लेकिन भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। पहले सोचता है, समझता है कौन है इसके पीछे, कौन है, साजिश है, बहुत कुछ है ना। तो भारत, ब्रिटेन, अमेरिका ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाए। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, आगे है, कौन सा रबी फसल? बताओ भाई, ये आगे ना रबी फसल है ना, कौन है? धान, गेहूं। तो रबी और खरीफ ये दोनों बहुत ही वांटेड सवाल है भाई। तो रबी फसल कौन है? गेहूं। और ऐसा सवाल एग्जाम में मिलेगा तो यही सब सवाल चुन चुन करके पहले बनाना है ना। वेरी गुड, दांत निकाल देगा। दांत मत निकालो, पहले बनाओ। हाँ, ये सब सवाल एग्जाम में मिलेगा तो चुन चुन करके पहले इसको बनाइएगा, उसके बाद थोड़ा सा भारी वाला, क्योंकि एग्जाम में भारी हल्का से मतलब नहीं है, बनाने से मतलब है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब होती है भारत में? 1907 में, है ना। एक होता टाटा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक, ये भी शायद आपको पढ़ना होता। टाटा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक, इसकी स्थापना 1910 में होती है। ठीक है ना, उसी के नाम से है। एंड टाटा जो कंपनी है जी, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ओके, नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नगर, बिहार का सबसे बड़ा सिटी, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार। तो यहां पे क्या होगा? पटना। पटना इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार। अभी बहुत समय बाकी है एग्जाम में, अभी से आप लोग तो गर्दा छोड़ा दिए हो ये सब पढ़ पढ़ के। शकीला खातून, मनीष, शिक्षा, सिमी, अनुपम, सूरज, यदुवंशी, निखिल, अमीषा, वेरी गुड। चले आगे बढ़े। सबके यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में? मुझे पता है ये सेट बहुत ईजी है। इसके जस्ट आप लोग सबसे पहले 2000 लाइक कंप्लीट करोगे इस वीडियो में, जो भी आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सेकंड आएगा मॉडल सेट। देखना मॉडल सेट का तरीका है ना, हुलिया बदल जाएगा ना आप। हाँ यार, 40 सवाल तो आराम से बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल रहेगा मस्त वाला। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है भाई साहब? वो है बेगूसराय में। कहाँ है? सॉरी, दरभंगा में, है ना। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ है? कुशेश्वर स्थान दरभंगा भाई, दरभंगा। ए बी सी एकदम लगातार लगा रहा, धक्का 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 धक्का, एकदम जिसको मर्जी आ रहा लगाते जा रहा। अरे बाप रे बाप रे, ध्यान से बहुत खूब। हाँ, अभी तो हाथ नहीं दर्द हुआ ना, अभी और चलेगा। हीराकुंड बांध कहाँ है? बोलो फटाफट फटाफट। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। ठीक है ना, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है जी? ओके, तो सुंदरवन जो है ना वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बहुत ही वांटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ये जितना सारा सवाल देख रहे हैं ना, ये आपको एनसीईआरटी किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को हूबहू यहाँ पे छापा गया है। ठीक है ना, और एग्जाम में भी हूबहू वैसे ही सवाल पूछा जाता है। तो क्यों नहीं उसको पूरा फुल्ली रिवीजन करेंगे। इसके अलावा और भी मैं सवाल बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बस पेशेंस रखें। नेक्स्ट जब सेकंड आएगा ना, उसमें देखेंगे सवाल बड़ा मजेदार आएगा। हाँ, टेस्ट का लिंक भी एक्टिव हो चुका है, साइंस वाला टेस्ट दे सकते हैं अभी के बाद। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है भाई? बताओ कहाँ है? कंबोडिया में। कहाँ है जी? कंबोडिया में। अब आप तुम लोग बताओ जल्दी से, अंकुर वाट के बनाने वाले कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। याद हो गया? हाँ, तो आपको पता है, नीचे कमेंट भी करना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो हो गया आरएसएस, है ना, इसकी स्थापना किसने की? सॉरी, कहां कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। ठीक है ना, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके करने वाले कौन थे? फटाफट बोलो तो इसका नाम। आरएसएस की स्थापना करने वाले कौन थे? हाँ
चलो फटाफट बताओ कि आरएसएस की स्थापना करने वाले कौन थे? के बी हेडगेवार, है ना, हेडगेवार, पता नहीं इंग्लिश में मीनिंग, के बी हेडगेवार, याद रखेंगे। आगे सवाल है, भारत की आर्थिक और कहां हुई थी स्थापना? चलो कोई बता सकता है कि आरएसएस की स्थापना कहां हुई थी, ये बताना। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। ओके, वेरी गुड मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज तो आप लोगों ने दिल को गार्डन गार्डन कर दिया। 2021 चल रहा है एंड आप लोग अभी तक 200 लाइक पार किए। फटाफट फटाफट जल्दी 300 लाइक करो। भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है, अभी पढ़े मिश्रित, क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप लोग कमेंट क्या करना है? के बी हेडगेवार, ठीक है, वेरी गुड। अब बताना है तुम लोग का, अगर टाइम मिले तो तुम लोग कमेंट करना कि क्या मैं पूछा था कि आरएसएस की स्थापना कहां हुई थी, कहां, जगह का नाम। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है ये आपके लिए। नो नो नो, बंगाल में नहीं बल्कि नागपुर में, ठीक है ना। कहां हुआ था? नागपुर में यार, नागपुर में, नागपुर मुंबई में पड़ता है ना, महाराष्ट्र में, नागपुर में हुई थी, ठीक है ना, याद रखना। आरएसएस की स्थापना नागपुर में हुई थी। तो भारत में 1970 के दशक में जो ना, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता में एकदम जन आक्रोशित हो गया था। जनता बहुत ही आक्रोशित हो गए थे, उनको वोट नहीं दे पाए। जब 1977 में जब होता है इलेक्शन होता है तो जनता पार्टी को सब वोट देते, क्योंकि 1970 में अकाल आ जाता है और 1975 में सबसे पहली बार जो है ना इमरजेंसी नाफिज किया जाता है, देश में इमरजेंसी लागू किया जाता है। क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी सरकार भी रहती है उस टाइम। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी, यानी कि सब फाउंडेशन सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? ओके ओके, वेरी गुड, नागपुर। हाँ, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? वो है ग्रेट ब्रिटेन। चोर डकैत, हमारे मुल्क को लूटने वाला ब्रिटेन, है ना। इसको जितना गाली दे कम है, लेकिन खैर गाली दे के मुंह खराब नहीं करना। तो ब्रिटेन है जहां राजनीतिक दलों की नींव पड़ी है। एंड ब्रिटेन ने भारत को बहुत कुछ दिया है, रेल जान रहे हैं, बहुत कुछ, मतलब भारत में राज किया, लेकिन भारत को कुछ प्रदान भी किया। लूटा तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रदान भी किया है। चलिए खैर, लुटना ज्यादा मांगता है, मायने रखता है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? आप लोग वैश्वीकरण के मुख्य जो 5 अंग है ना, उन 5 को याद कर लीजिएगा कौन कौन अंग है। यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा लंबा लंबा उसका अंग लिख, एक अंग का नाम जो है ना 5-6 वर्ड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग गाइड में आपको दिया हो कि वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग का नाम लिखे, तो आप लोग जरूर करना। तो आप लोग इस वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग का नाम देख करके किताब में, इस वीडियो के लास्ट में जो कमेंट बॉक्स है, वीडियो के लाइव के बाद खत्म होगा ना, कमेंट बॉक्स वहां पे आएगा, तुम लोग वहां पे आंसर करोगे, ठीक है ना। ये है आपका होमवर्क, ओके। एवरीबॉडी विल आंसर, सभी लोग आंसर करेंगे ना। वैश्वीकरण के 5 अंग है और 5 अंग का नाम लिख करके कमेंट करना होमवर्क के रूप में, जो लाइव के बाद देख रहे हैं वो भी। आगे बढ़ते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी कि जो भवन बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, जहां पे अर्थक्वेक एरिया है, जहां पे भूकंप आते रहता है, वहां पे घर को अगर हम अंडाकार बनाएंगे तो पूरा लुढ़क जाएगा, थाली का बैगन हो जाएगा, इधर की इधर, है ना। कभी समुद्र में तो कभी नदी में पहुंच जाएगा। त्रिभुजकार भी नहीं चलेगा, चौकोर भी नहीं चलेगा, आयताकार बहुत ही बेटर, रेक्टेंगल टाइप का। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पूर्ण स्वराज की जो मांग हुआ था ना, कब कब हुआ था? देखिए यहां पे जो 4 ऑप्शन है, ये चारों जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है। तो सवाल याद रखिएगा, 1929 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में, 1933 में कलकत्ता में हुआ था, 1933 में रांची में हुआ था, 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। बेलगाम एक कर्नाटक में गांव है, ठीक है ना, वहां का नाम है, बाकी तो जान ही रहे हो। तो लाहौर में, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर में जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है ना, 1929 में। वेरी गुड मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फटाफट 250 लाइक पार हो गया, तुम लोग फटाफट जल्दी से 300 कंप्लीट करो। भूमंडलीकरण की शुरुआत सबसे पहले किस दशक में हुई थी? ग्लोबलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण भी बोलते हैं ना, वैश्वीकरण। देखिए भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन भी बोलेंगे इंग्लिश में, एंड भूमंडलीकरण बोलेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में। तो आपको कहीं कहीं गाइड में हो सकता है गलती हो, अभी कमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, लाइव के बाद दिखेगा प्यारे स्टूडेंट, लाइव के बाद दिखेगा, ठीक है ना। 5 का नाम लिखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे है, किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण, लोकतंत्र की जान, लोकतंत्र की मान। अगर वो नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का वैल्यू खत्म हो जाएगा, जनता आपस में लड़ भीड़ करके पागल हो जाएगा ना। इसलिए लोकतंत्र का होना, राजनीतिक दल का होना बहुत जरूरी है, ताकि जनता को
कंट्रोल कर सके, है ना। तो राजनीतिक दल इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था? एकदम फटाफट राजधानी एक्सप्रेस की तरह हम बढ़ रहे हैं एंड आप लोग का कमेंट ऐसा आ रहा है मानो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, एकदम एकदम क्या बोलते हैं, रॉकेट, बुलेट ट्रेन भी फेल हो जा रहा। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कांवर झील किस जिला में स्थित है? बताओ फटाफट फटाफट। कांवर झील, है ना, खारे पानी का, बिहार में खारे पानी का झील, खारे पानी का झील, ठीक है ना, खारे पानी का झील बिहार में, कांवर झील, ठीक है। एंड आपको मीठे पानी का झील आपको मिल जाएगा इंडिया में, कहां मिलेगा? इंडिया में मिलेगा मीठे पानी का झील, उलर झील मिलेगा, है ना, जम्मू कश्मीर में। ये कहां है जी? तो ये है बेगूसराय में। कांवर झील कहां है? बेगूसराय में। आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, डोंट वरी। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? किसने की? किसने लिखा? वार एंड पीस किताब किसने लिखा? वो लिखा है टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुनामी किस स्थान पे आता है? बताओ फटाफट बताओ। एग्जाम के लिए तुम लोग एग्जाम देना ना 2022 का फिर आके मुझे कहना कि ये सब सवाल जो पढ़ा रहे थे सर आप लोग का मानना पड़ेगा। लास्ट में बताएंगे सारा डिटेल्स। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल मैं बार बार रिवीजन क्यों करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? यही सब सवाल एग्जाम में टपकेगा। आपको 40 ही सवाल बनाना ना, टेंशन मत लीजिए, बस रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम की घड़ी गलती ना हो। आप रंगने में ए वाला तो कहीं बी वाला मत रंग दीजिएगा। इसलिए जितना प्रैक्टिस होगा, जितना हार्ड प्रैक्टिस होगा, उतना एकदम सटीक होगा, आपका माइंड कंसंट्रेट होगा। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है भाई साहब? कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत, है ना। महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, ऑप्शन नंबर सी। टिकैत फैमिली मेरे ख्याल से भारतीय किसान का नेता बनता है अभी भी, जो है ना। एक कौन टिकैत है? राकेश, है ना, सुने होंगे राकेश टिकैत। आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो पता होगा, राकेश टिकैत नाम का अभी भी जो भारतीय किसान है, जो किसान आंदोलन हो रहा ना, वहां पर का जो नेता है वो राकेश टिकैत है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? यूरेनियम सबका मेजर प्रोड्यूसिंग साइट, मतलब सबसे अच्छा उत्पादन होने वाला जगह है वो है जादूगोड़ा में। कहाँ है? जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। वेरी गुड। ऋषभ, सोनिया, सानिया, महतो, मजहर, सुकेश, भोजपुरिया, अरे भाई भोजपुरिया गेमर, धीरज, करण, मधु, वेरी गुड। आगे है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एक बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन कर गया था और मुझे टेलीग्राम पे शायद बोल रहा था। तो देखो, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और 1885 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद कर लो इसको, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है वो 1885 में मुंबई में, और 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर है? हाँ जी, बताऊंगा यार, अरे पहले तो पढ़ तो लो। देश के बांधों को किसने कहा था भारत का मंदिर? इन टेम्पल ऑफ इंडिया, द टेम्पल ऑफ इंडिया किसने कहा था? डैम को। डैम समझ रहे हैं ना, बांध, जहां पे नदी होता है उसके बीच डैम बनाया जाता है, बांध, जैसे हीराकुंड बांध, सुने है ना। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बोला था कि देश का जो बांध है ना वो भारत का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? वाणिज्यिक मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक। देखो हिंदी वाले स्टूडेंट, आपको कुछ ना कुछ फायदा तो हो रहा ना इंग्लिश से। कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक बैंक। अब इंग्लिश वाले बच्चों को तो वाणिज्यिक तो समझ में नहीं आया, कोची है सर वाणिज्यिक, कमर्शियल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था जी? 1969 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें आरबीआई नहीं है। और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन होता है 1949 को होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मट्टी। काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। और भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया था। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे इन सभी पॉइंट को, सभी सवाल बनता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई जिसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल
1935 को। बस आप लोग सिर्फ देखते जाओ, रिहर्सल करते जाओ, वीडियो चालू कर लो, अपना भी किताब तुम साइड में पढ़ सकते हो चाहो तो, है ना। मेरी बात सर से ध्यान से सुनो, आपके माइंड में सुनते 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 एकदम सेट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था। फिर मैं ये सवाल लाई हूं, अब देखता हूं यहाँ पे बंदा कौन कौन गड़बड़ाता है। वेरी गुड। रोयाल, शंभू, सत्यम, गुड्डू, टारगेट, पिंटू, सुबोध, धीरज, छोटू, विराट, निक्की, डिम्पल, पिंटू, चंपारण, रिशु, इनाया, सत्यम, अन्नौन, धीरज, विराट, मुमताज, मधु, सुधीर, आसमा। वेरी गुड। देखो स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार 1770 में। आप ना गूगल पे मत जाओ, है ना। अब बताओ स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार करने वाले कौन थे, इसका नाम तुम लोग कमेंट करेगा, ठीक है। आगे है, क्षेत्रवाद की भावना का कूप परिणाम क्या है। वेरी गुड, 1970 इज द राइट आंसर। 1964 मत जाना, गूगल करोगे तो 1964 मिलेगा, गलत है। जो किताब में है एनसीईआरटी वो सही है ना, जो काम पास्ट में हो चुका है, जो किताब में दिया वो बिल्कुल राइट है। क्षेत्रवाद की जब भावना हो जाएगा, जब रीजनलाइजेशन, क्या बोलते हैं, रीजनलिज्म, जब क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होगा तो अलगाववाद हो जाएगा, ठीक है ना। अलगाववाद एक परिणाम उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना, अलगाववाद जिसको बोलते हैं ना, एक दूसरे से नफरत हो जाना। आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राप्त चीज का, मान्यता प्राप्त चीज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि स्वर्ण जो आभूषण होता है ना, उसकी जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी जांच करने के लिए हॉलमार्क का इस्तेमाल करते हैं। 2021 में सवाल आया था एग मार्क वाला, क्या आया था, खाद्य पदार्थों के लिए। देखो यहाँ पे नया पॉइंट मिलेगा, खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जानने के लिए, यानी कि जो हम लोग खाने वाला जो पदार्थ है ना, उसकी प्योरिटी को जानना है ना, कि सही है कि नहीं है, तो उसके लिए एग मार्क का इस्तेमाल करते हैं खाद्य पदार्थों के लिए। और ISIR का मार्क क्या होता है, देखे होंगे, पाइप वगैरह देखे होंगे, पाइप देखे होंगे, यानी कि जो ठोस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, ठोस पदार्थ हो गया, पाइप हो गया, टंकी देखते हैं, टंकी जो रहता है, टैंक, वो सब में ISI का मार्क रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिए, सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग मार्क आया है 2021 में, दोनों सेटिंग में आया था भाई साहब, दोनों सीटिंग में आया था। और हॉलमार्क तो बहुत बार पढ़ रहे हैं, हॉलमार्क सुनते भी आते हैं आप लोग। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है पूरा विश्व में 15 मार्च। ये जो उपभोक्ता दिवस है विश्व में मनाया जाने वाला उपभोक्ता दिवस है। हाँ, रात में भी क्लास होगी भाई साहब, रात में भी क्लास होगी, 9 बजे रात को क्लास होनी है, मैथ क्लास। इसलिए एनीबडी विल नॉट अब्सेंट एट 9 PM। कोई भी रात को अब्सेंट नहीं करेंगे, है ना। मैथ क्लास मजेदार से पढ़ना है तो जरूर आना रात के 9 बजे, ओके। और भारत में भी मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है, 24 दिसंबर को, याद रखना, 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वेल डन, चलो वेरी गुड मुसाफिर अली। हाँ, तो अब पढ़ते हैं आगे सवाल। चलो वेरी गुड, तो आपने 300 लाख पहुंचाने को टारगेट है, 300 पार हो रहा है, क्या बात है, वेरी गुड, फटाफट 300 पार करें एंड उसके बाद फिर हम लोग 400 की ओर बढ़ेंगे। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं किसको, वैसी कंपनियां जो अपना बिजनेस अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी करता है ना। वैसी कंपनियां जो अपना व्यापार अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी करता है। तो देखिए, फोर्ड मोटर्स तो भारत में भी चलता है, हालांकि भारत की कंपनी नहीं है। सैमसंग तो भारत में खूब चला भाई, भारत की तो कंपनी नहीं। कोका कोला भी खूब चला है। संतोष भारत की कंपनी है, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। भारत की कंपनी है संतोष, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। आप रेडियो वगैरह देखोगे, हमको पता है, एक मेरे पास रेडियो मिला था शुरू में, एक गिफ्ट मिला था मुझे रेडियो, बहुत पहले, आज से 10 साल पहले। उस रेडियो, संतोष का रेडियो, उससे मुझे ये सवाल बहुत याद रहता है। आगे बढ़ते हैं, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का मेन कंपोनेंट कौन है, पूंजी का प्रमुख घटक कौन है, क्या क्या जरूरी है पूंजी जमा करने के लिए। तो आपको नॉलेज होना जरूरी है, स्किल भी होना चाहिए, है ना। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में बोलने का स्किल, चाहे बेचने का स्किल, चाहे सेल करने का स्किल, आप में कौशल होना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भाई साहब, तो लूट लोगे फिर पूरे वर्ल्ड को। यानी कि इनमें से सभी जरूरी है मानव पूंजी के लिए। अगला सवाल है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है। तो भूकंप पे सबसे पहली कौन सी तरंग पहुंचती है, पी तरंग, है ना।
पी वेव जो है सबसे पहले पहुंचती है। और एस वेव के बारे में जान लो, एस तरंग जो है सबसे भयानक होता है जी। सबसे भयानक अगर तरंग है ना वो एस तरंग होता है। जब भी अगर एस तरंग आएगा ना तो बिल्डिंग विल्डिंग लेकर धस जाएगा, जब गिरा देगा। एस तरंग याद रखो, एस तरंग बहुत ही खतरनाक तरंग होता है। आगे बढ़ते हैं। 2004 में भारत में 2004 में भारत से सटे बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भयानक सुनामी आता है, ठीक है ना, बहुत ही भयानक सुनामी आता है। तो जल्दी से 300 लाइक कंप्लीट आप लोग कर दे, जल्दी से 400 लाइक पूरा करो एंड इस वीडियो को 2000 लाइक पार करना आप लोगों को, तब जाके मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा मॉडल पेपर का। 2000 लाइक पार होगा, जस्ट दूसरी वीडियो आ जाएगा मॉडल पेपर का। बहुत ही मजेदार का सवाल। तो बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल के बगल में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी में 2004 में आया था, सुनामी आया था, सुनामी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है, यानी कि 2001 में जो जनगणना हुई थी उस समय बिहार की नगरीय आबादी कितनी है, तो 10.5%, 10.5%। अब जो ना 2021 में जनगणना होगी, अब तो 2021 भी खत्म होने वाला, पता नहीं कब होगा। तो 11 साल में जनगणना, हर 10 साल में होता है, हर 10 साल में जनगणना होता है, ठीक है ना। तो 2021 अभी तो गुजर रहा, 10 साल होने वाला है, खत्म भी हो रहा। देखो 21 में तो बात 22 में होगा, तो आबादी बढ़ेगी, बहुत कुछ डाटा जो इधर उधर हो जाएगा, तो सिलेबस चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, आने वाला साल में। सासाराम का नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम का जो नगर हुआ था विकास, आपको पता होगा, मध्य युगीन में, मध्य युग में, यानी कि मध्य युग किसको बोला गया? इसको बोलते हैं, जैसे शेर शाह सूरी का नाम सुने आप लोग, शेर शाह सूरी है ना, तो ये सब शेर शाह सूरी, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, ये सब मध्य युग का रहा है, ठीक है ना। और आधुनिक युग जो है अंग्रेज लोग रहा है, ठीक है ना, आधुनिक युग उसको बोला गया। और प्राचीन युग में अशोक, नाम सुने ना, अशोक तो नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ये सब प्राचीन युग में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंदार हिल, मंदार पर्वत बहुत ही अच्छा पहाड़ है, यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे घूमने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए जाना पड़ेगा। मंदार हिल किस जिले में है जी? बांका में, बांका डिस्ट्रिक्ट में मंदार पर्वत है। वेरी गुड। तो यार आप लोग मानना पड़ेगा, आप लोग एकदम कंटिन्यू कमेंट पे कमेंट कर रहे हो, मजा आ रहा मुझे। एंड आप तो कमेंट कर रहे हो एंड मुझे बोलना पड़ रहा, तो सोच सकते हैं कितना मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी अपने लिए मेहनत कर रहे हो। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारत में टोटल विशेष आर्थिक क्षेत्र 8 है, ठीक है ना, याद रखोगे 8 है, लेकिन किताब में 7 दिया हुआ है, ठीक है ना, एक बढ़ गया 8 होगा, ठीक है। तो भारत में टोटल जो है ना इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपको नहीं पता है तो आप गूगल कीजिए, किताब में 7 दिया हुआ, 7 को, तो आप अगर गूगल करोगे तो वहां पे मिलेगा 8 पीस, और सबका नाम भी दिया हुआ है, इकोनॉमिक जोन का नाम भी दिया हुआ है। तो उनमें से एक फाल्टा आता है, और फाल्टा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। वेरी गुड। अरे केरल नहीं, पश्चिम बंगाल है फाल्टा। देखो 60 नंबर सी मार रहा, पश्चिम बंगाल में है फाल्टा। हाँ, ये पाल्टा नहीं है, फाल्टा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया? भाई साहब सबसे पहले तो आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज इस सवाल को मैंने पिछली वीडियो में गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। 2005 में इंडियन एयरलाइंस नाम था पहले, और 2005 में इसका नाम रख दिया क्या? इंडियन। क्या नाम रख दिया? इंडियन नाम रख दिया। लेकिन हैरत वाली बात तो ये है, अब फिर इसका नाम चेंज हो गया 2007 में, और इसका नाम रखा गया एयर इंडिया। नाम सुने कि नहीं? एयर इंडिया। और फिर हम सुन रहे हैं कि इसका नाम फिर चेंज होने वाला है, अंबानी इंडिया या कुछ, या तो फिर टाटा या कुछ, बिरला इंडिया, कुछ बिरला एयर या अंबानी एयर, कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट बहुत कुछ होने वाली है ना। तो याद रखेंगे, पहले 2005 में इंडियन हुआ, इंडियन से 2007 में एयर इंडिया हो गया, ठीक है। इसके बाद भी चेंज हो सकता है, हाँ 2005 होगा। आगे, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई है वो है कहाँ? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है। ओके, क्योंकि महाराष्ट्र पूरा डेवलप है, महाराष्ट्र में लगभग जो भी सिटी है पूरा डेवलप सिटी है ना। तो उत्तर प्रदेश सोच रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश उतना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र ज्यादा है। ओके, चलो वेरी गुड वेरी गुड। आगे सवाल है, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त करे? यहाँ पे बीच में एक हिस्ट्री कहाँ से आ गया? काउंट कावूर टपक गए हैं तो इसको भी टपका देते हैं, लेकिन टपकाएंगे नहीं भाई साहब, ये थे प्रधानमंत्री, इसको थोड़ा से इज्जत से
रिहा करना है ना। काउंट काबूर को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पद पर। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बताओ फटाफट फटाफट। भोपाल कांड, भोपाल ट्रेजेडी हुआ था, वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक गैस है ना, MIKC, मिक गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये कब हुआ था प्यारे स्टूडेंट? 1984 में, ठीक है ना, 1984 दिसंबर 3 या 4 दिसंबर देता है, ठीक है ना, 3 से 4 दिसंबर 1984 को जो है भोपाल ट्रेजेडी हुआ था, भोपाल त्रासदी, मिथाइल गैस लीक हो गया था, बहुत ही कुछ जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। बहुत को आगे बढ़ते, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु गृह कौन है? वो है तारापुर। और तारापुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। महाराष्ट्र जो स्टेट है ना, वहां तारापुर पड़ता है। तो यहाँ कलपक्कम भी है, परमाणु विद्युत गृह, नरौरा भी है, कैगा भी है। इन सबको याद करना, किताब में पूरा डिटेल से दिया हो, कैगा कहाँ है, नरौरा कहाँ है, ये कहाँ है, कलपक्कम। कलपक्कम तो मेरे ख्याल से चेन्नई है, ये तो कंफर्म है क्योंकि नाम से पता चल रहा। और नरौरा तो पढ़े हैं, नरौरा शायद उत्तर प्रदेश या खैर मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वेरी गुड। दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ये नक्शा तो कुछ याद आ रहा? अरे यहाँ पे चेन्नई वन्ना जो है उधर है तुंगभद्रा, है ना, तुंगभद्रा जो है ना, देखो अमरावती, चंबल, हीराकुंड उधर ही टैप हल्का हल्का मिलके आता है, लेकिन तुंगभद्रा जो है सबसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? फटाफट हम लोग 80 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी खत्म करने वाले भाई साहब। 67 क्वेश्चन पहुंच गए, वो भी 40 मिनट में। एकदम लग रहा है कि हम लोग बुलेट ट्रेन चला रहे हैं भाई साहब, तो दिमाग के पार हो रहा है सबका। एंड 350 लाख पार हो चुका है। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट। एंड आपको खत्म होते होते 400 लाख पार करना है, तब जाके जान में जान आएगी। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर के इलाज में, है ना, कैंसर के इलाज में टेक्सोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध किसी धारा, आपके एग्जाम में 2 टाइप के धारा पूछे जाते हैं भाई साहब, 2। इरशाद, मुसाफिर, नीतीश, गुलाम, राजेंद्र, मुकेश, पिंटू, शुक्लू, सिकाना, अरे नाम रजनी, इरशाद, धर्मेंद्र, वेरी गुड। तो धारा 21 जो है वन्य जीव के संरक्षण के लिए होता है। एक और धारा आता है, धारा 19 आता है स्वतंत्रता का, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, धारा 19। एक धारा 15 आता है, ठीक है ना, समानता का अधिकार। तो ये धारा जो है ना आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा। 19 तो बहुत बार पूछ चुका है और 21 भी तो जान ही रहे। आगे पढ़े। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? मतलब कितना परसेंट, जो टोटल जो पानी है पूरा वर्ल्ड में, टोटल जो जल है ना, उस पानी का कितना परसेंट खाली महासागर में है? तो भाई साहब 96.5% सिर्फ महासागर में। अब सबसे अमेजिंग वाली बात सुन लीजिए, 96.5 हो गया तो कितना परसेंट बच रहा? 3.5, है ना, 3.5% बच रहा पानी। अब ये पानी 3.5 पृथ्वी पे है, और बताओ पृथ्वी पे यही पानी ना, नदी भी है, इसी में से पानी पीने के लायक वाला पानी इसी में है, 1% है शायद पीने के पानी, और वही नदी भी है, तालाब भी उसी में है, जल भी है, नहर भी उसी में है, झील भी उसी में है, सब इसी में आता है, ठीक है ना। और इतना पानी जो वेस्ट हो रहा है सब उसी में जा रहा है। राजकुमार, राजा कपूर, क्या बात है, वेरी गुड। चलो मौज कर दी। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? भाई जब ये सवाल आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज बंदा पढ़ तो लेता है लेकिन इस सवाल को समझ नहीं पाता। मैं आपको बताता हूँ, देखो 200 किलोमीटर होगा। जैसे मान ली कि ये है, ये मान ली कि भारत का नक्शा है, नीचे क्या है, तमिलनाडु है ना, आपको पता है भारत का नक्शा में याद है ना, नीचे वाला तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद पूरा इधर जो है अरब सागर है ना, इधर जो है हिंद महासागर है, नीचे में हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है जी, ठीक है ना। तो ये पूरा समुंदर इलाका है, पूरा समुंदर इलाका है। तो किसी भी देश का जो तट रेखा बोलते हैं क्या, जो कोस्ट लाइन, जो पानी, अरे क्या बोलते हैं, तट रेखा समझ रहे हैं ना, समुंदर के किनारे वाला जो जगह है ना उसको बोलते हैं तट रेखा, ठीक है ना। उससे 200 किलोमीटर दूर तक जो समुद्री एरिया है ना, 200 किलोमीटर दूर तक जो समुद्री एरिया है, वो एरिया भारत देश के लिए है। तो हर देश का, जो देश समुंदर के साथ सटा हुआ है
उस देश के लिए 200 किलोमीटर तक दूरी जो है ना, समुद्र पूरा भारत का हो जाएगा, उस देश का होगा। यानी कि उस देश 200 किलोमीटर तक हम कुछ भी कर सकते हैं। 200 किलोमीटर के बाद जो एरिया आता है वो इंटरनेशनल बन जाता है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से संविधान है, संस्थान बना होता है, जो अगर अनुमति लेना पड़ेगा आपको कुछ करने के लिए। वेरी गुड। 69 का 96.5। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एनसीईआरटी किताब खोल के देखोगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी किताब खोल के देखना, हम बहस फालतू नहीं करेंगे, एनसीईआरटी किताब खोल के देखना। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो वो है बाइबल, है ना, बाइबल, ठीक है, याद रखें। एंड गुटेनबर्ग का जन्म, ये भी सवाल पूछता है, जर्मनी में, जर्मनी में इसका जन्म हुआ। ये भी सवाल आता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से आरंभ हुआ था, 1929 में। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था भाई साहब, मतलब पैसों की कमी हो गया था पूरे विश्व में। और आपको पता होगा कि बहुत सारे देश ने अमेरिका से कर्जा लिया था, एंड अमेरिका को कोई पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। पैसा कहां से देंगे, कर्जा लिए तो आएगा तब नहीं, इनकम होगा तब नहीं देंगे। लास्ट में अमेरिका कर्जा देना बंद कर दिया, है ना। तो ये हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था भाई साहब, है ना, 1929 में। आगे है, लंदन में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, यानी कि अनिवार्य रूप से समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम कंपलसरी शिक्षा है, कंपलसरी एकदम कि करना है तो करना है। प्राथमिक शिक्षा जैसे भारत में है ना 1 to 5 जो है ये प्राइमरी शिक्षा है, एकदम कंपलसरी है, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो इसके लिए 1870 में जो है लंदन में लागू हो गया था। ओके, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट। देखो ये सवाल भी आपको बहुत जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं जो किताब में, जो एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उसी के बारे में बोलूंगा। लेकिन जो वर्तमान, जैसे कि आप टेलीफोन वाला और मोबाइल वाला बात कर लीजिए कि वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, तो मोबाइल, जाहिर सी बात है, फिर तो उसका आंसर मोबाइल होगा, टेलीफोन नहीं होगा। अगर किताब में, एनसीईआरटी किताब में दे रहा भारत में टोटल 29 राज्य है, लेकिन अब तो नहीं है ना, अब तो 28 राज्य है। लेकिन ये सवाल तो हो चुका है, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। स्थापना हो गया तो हो गया। तो सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट जो आया था 1881 में आया था। कब आया था, 1881 में आया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हर किताब में, किताब तो छोड़ो, गाइड में बहुत सारा उल्टा पुल्टा दिया हुआ, तो गाइड ही पढ़ो, मना नहीं करते, लेकिन लाइव क्लास पढ़ोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जितना भी डॉट वाला सवाल है ना, क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। आगे पढ़ते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, बताओ फटाफट फटाफट। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था किसने, हम्फ्री डेवी। किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। क्लियर है, आंसर नंबर सी। मेरा घर हो गया नवादा में, नवादा। आगे बढ़ते, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया, भाई साहब दी गई थी, किस आंदोलन में दी गई थी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना वो बारदोली आंदोलन में दी गई थी, ठीक है ना। बारदोली भी किसानों का ही आंदोलन हो रहा था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पे नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना, किसान आंदोलन। ये देखो अहमदाबाद, ये भी किसान आंदोलन है, खेड़ा ये भी किसान आंदोलन है, चंपारण भी किसानी आंदोलन है, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ समझौता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लखनऊ समझौता 1916 में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड फटाफट हम लोग यहाँ पे लास्ट करने वाले सवाल, 2-3 सवाल। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, ये भी सवाल बहुत कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूज उसको करेगा जो आज पढ़ेगा और 1 महीना बाद फिर खोलेगा, लेकिन जो डेली क्लास यहाँ पे करेगा, तो ये सब सवाल आंखों के पर्दों से बार बार गुजरेगी, तो आपके दिमाग में छप जाएगा रूस और जर्मनी। ओके, आपके मुंह पे आएगा बिना ऑप्शन देखे हुए। लाल सेना का गठन किसने किया था, बताओ फटाफट। लाल सेना, अरे भाई साहब सेना भी लाल होता है क्या, लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की। और लाल कुर्ती, बताओ तुम लोग कमेंट करके फटाफट, लाल कुर्ती की स्थापना किसने की थी। ओके, एंड यहाँ पे अजान का वक्त हो गया, तो ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, फटाफट तुम लोग कमेंट करो। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि मानव के द्वारा आपदा नहीं होता है, तो कौन है, देखो, यानी कि प्राकृतिक आपदा कौन है, प्राकृतिक आपदा कौन है, सुनामी। एक बात, रात के 9 बजे कौन कौन नहीं आते, प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका मैथ में चैलेंज करता हूं, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। रात के 9 बजे जरूर आना, रात के 9 बजे क्लास करने के लिए, मैथ क्लास। तो वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट, एंड आप सभी के सरों पर मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आपके सरों पे है। एंड मैं दुआ करता हूँ आप सभी के लिए कि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करें, एंड आपका माइंड बहुत ही ज़हीन हो जाए, तेज हो जाए, ताकि आप एग्जाम में एकदम गर्दा गोल नंबर उड़ाओ, जो भी याद करते
करते हो एकदम याद हो जाओ। हमेशा हम दुआ करते हैं आप लोग के लिए कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें, बस आपकी मेहनत आपको बहुत ही साथ देने वाली है। ओके दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।